एसबीआई के बारे में एक जोक या मीम आपने सोशल मीडिया पर अक्सर देखे होंगे कि एसबीआई वालों का पेट डायलॉग होता है कि अभी लंच टाइम चल रहा है, लंच के बाद आना। एसबीआई ने कुछ ऐसा ही करने का सोचा सुप्रीम कोर्ट के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड वाले केस में, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की क्लास लगा दी। क्या है ये इलेक्टोरल बॉन्ड केस, एसबीआई इसमें कैसे फंस गया, ये हर जागरूक भारतीय को जानना चाहिए और इन्हीं सब विषयों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलिफाइड भारत पर। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर आए थे हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी, और इस योजना को लाने का उद्देश्य था पॉलिटिकल फंडिंग से काले धन को हटाना। यानी कोई व्यक्ति या कोई संस्था अपने काले धन से किसी राजनीतिक दल को चंदा ना दे सके, यही इस स्कीम का उद्देश्य था। फिनेंस बिल 2017 के द्वारा इस स्कीम को लाया गया और 2 जनवरी 2018 को इस स्कीम को नोटिफाई कर दिया गया। आइए जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम आखिरकार है क्या। अगर सीधे और सरल माध्यम से, सरल शब्दों में इसको मैं कहूं तो ये एक वित्तीय माध्यम है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई कंपनी किसी राजनीतिक दल को चंदा दे सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सिर्फ एसबीआई ही इशू कर सकता है। एसबीआई के कुछ सिलेक्टेड ब्रांचेज हैं जहां पर ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं और इन बॉन्ड्स को इशू करने के भी कुछ नियम हैं। यानी एसबीआई अपनी मन मर्जी के मुताबिक कितने भी रुपए का कभी भी इलेक्टोरल बॉन्ड इशू नहीं कर सकता है। कुछ नियमों के अंतर्गत ही ये बॉन्ड्स एसबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं। अब ये नियम क्या है? पहला नियम ये है कि ये बॉन्ड्स 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़, सिर्फ इन्हीं मूल्य वर्गों में ही इशू किए जा सकते हैं। एसबीआई इन बॉन्ड्स को जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर केवल 4 महीने ही इशू कर सकता है। एक बॉन्ड की वैलिडिटी 15 दिन होती है, यानी इशू होने के 15 दिनों के अंदर उस बॉन्ड्स को इनकैश करवाना जरूरी होता है। अब ये पूरा प्रोसेस समझिए। मान लीजिए कि मुझे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी ए पार्टी को चंदा देना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं एसबीआई के उस सिलेक्टेड ब्रांच पे जाऊंगा। वहां से मान लीजिए कि मुझे 1 लाख रुपए का चंदा देना है, तो मैं उस एसबीआई ब्रांच से 1 लाख रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदूंगा। वो इलेक्टोरल बॉन्ड ले जाकर के मुझे जिस भी पार्टी को, जिस ए पार्टी को चंदा देना है, उस पार्टी को वो इलेक्टोरल बॉन्ड दे दूंगा। फिर वो पार्टी वो इलेक्टोरल बॉन्ड को 15 दिनों के भीतर एसबीआई के पास ले जाकर के इनकैश करवाएगी और उस पार्टी का जो वेरीफाइड अकाउंट नंबर है, उस अकाउंट में वो 1 लाख रुपए आ जाएंगे। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अच्छा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू चंदा नहीं ले सकती है। केवल वही पॉलिटिकल पार्टी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के धारा सेक्शन 29A के तहत रजिस्टर्ड हैं और जिन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू केवल वही चंदा ले सकते हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू चंदा लेने के लिए उन्हें अपना अकाउंट नंबर इलेक्शन कमीशन से वेरीफाई करवाना पड़ता है और इलेक्शन कमीशन को वो सारी जानकारी देनी पड़ती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू उन्होंने कितना चंदा लिया। तो ये पूरी की पूरी स्कीम थी और इस स्कीम की एक खास बात ये थी कि जो भी डोनर्स होंगे, यानी कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू राजनीतिक दलों को चंदा देंगे, उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। उनका नाम, उनका पता वो एनोनिमस रहेगा। उनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। और यही क्लॉज इस स्कीम की, इस योजना की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्लॉज थी। इस स्कीम की इसी कंट्रोवर्शियल क्लॉज को लेकर के एक एनजीओ है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर के नाम से हम इसको जानते हैं। एडीआर सुप्रीम कोर्ट चला गया और एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा कि ये स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 2023 से फिर इस केस के ऊपर सुनवाई चालू हुई। सन 2023 से नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना वर्डिक्ट दिया, लेकिन अपने वर्डिक्ट को सुरक्षित रखा और 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट अनाउंस किया। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसकी अध्यक्षता सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे, उन्होंने इस केस में अपने वर्डिक्ट में कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, इलेक्टोरल बॉन्ड योजना पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है और गलत है। अपने इस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम संविधान की धारा 19(1)(a) को वायलेट करती है और अपने इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के इशूइंग बैंक यानी एसबीआई को यह आदेश दिया कि तत्काल प्रभाव से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करना बंद कर दिया जाए।
पहली चीज। दूसरी चीज, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सारी जानकारी, यानी किस किस ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदा है, कितने अमाउंट्स का खरीदा है, ये सारी जानकारी एसबीआई 6 मार्च 2024 तक चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन को दे दे। तो इस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड केस में एसबीआई आ गया बीच में। अब एसबीआई के पास 15 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक का टाइम था कि वो सारी जानकारी कंपाइल करे और कंपाइल करके इलेक्शन कमीशन को ये सारी जानकारी दे दे। लेकिन एसबीआई तो अपनी आदत से मजबूर। 4 मार्च 2024 को एसबीआई सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने कहा कि साहब, हम 6 मार्च तक ये जानकारी पूरी कंपाइल नहीं कर सकते, नहीं दे सकते, हमें 30 जून तक का समय चाहिए। और एसबीआई ने 6 मार्च तक ये जानकारी इलेक्शन कमीशन को नहीं दी। 7 मार्च को एसबीआई के खिलाफ एक कंटेम्प्ट केस सुप्रीम कोर्ट में लॉन्च किया गया और 11 मार्च को इस केस के ऊपर सुनवाई हुई और इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की क्लास लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि आप देश के सबसे बड़े बैंक हैं, आपके पास सारे संसाधन हैं, आप पिछले 25 दिनों से क्या कर रहे थे कि आप ये जानकारी कंपाइल नहीं कर पाए। और सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में एसबीआई को यह आदेश दिया कि कल यानी कि 12 मार्च 2024 को 24 घंटे के अंदर आप ये सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को देंगे। और इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि 15 मार्च 2024 को आप अपनी वेबसाइट पर एसबीआई के द्वारा दी गई सारी जानकारी पब्लिश करेंगे ताकि सारी पब्लिक उसको जान सके। सुप्रीम कोर्ट की इस सख्त टिप्पणी के बाद 24 घंटे के अंदर एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को सारी जानकारी दे दी कि 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक किस किसने कितने कितने अमाउंट का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था। इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर वो पब्लिश भी कर दी। वो सारी जानकारी हम सब देख सकते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, चैनल्स में वो सारी जानकारी अभी अवेलेबल है। 15 मार्च 2024 को इस केस की सुनवाई फिर से चालू हुई तो सुप्रीम कोर्ट को क्या पता चलता है कि एसबीआई ने जो जानकारी दी है वो अधूरी है। अधूरी कैसे है कि हर एक इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। अल्फा न्यूमेरिक कोड का मतलब है कि नंबर्स और अल्फाबेट का एक कोड होता है जो हर एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए यूनिक होता है। एसबीआई ने ये वाली जानकारी इलेक्शन कमीशन को नहीं दी। इस कोड से क्या पता चल सकता है, जैसे अभी तक जो एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को जानकारी दी थी, इससे ये पता चल गया कि किस इंडिविजुअल ने या किस कंपनी ने कितने रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एसबीआई से खरीदा है और किस राजनीतिक दल को, किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने रुपए का चंदा मिला। अभी तक ये जानकारी एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को दे दी थी, लेकिन ये जानकारी अभी तक स्टैब्लिश नहीं हो पाई थी कि किस इंडिविजुअल या किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया। यानी ए कोई अगर इंडिविजुअल है और बी कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो ए ने बी को कितना चंदा दिया, अभी तक ये जानकारी स्टैब्लिश नहीं हो पाई थी। ये जानकारी एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को नहीं दी थी। और ये जानकारी कैसे स्टैब्लिश हो सकती थी? वो जो अल्फा न्यूमेरिक कोड था उससे। तो 15 मार्च 2024 को जो सुनवाई हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि हमको ये वाली जानकारी भी चाहिए। और अभी सोमवार को 18 मार्च 2024 को फिर से इस केस की सुनवाई हुई और इस केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि 21 मार्च 2024 तक हमको सारे बॉन्ड्स के जो यूनिक कोड्स हैं, जो अल्फा न्यूमेरिक कोड्स हैं, उन सब की सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच जानी चाहिए। और आप एक एफिडेविट यानी एसबीआई एक एफिडेविट दाखिल करेगी, एडमिट करेगी सुप्रीम कोर्ट में और इस एफिडेविट में ये लिखेगी एसबीआई कि उनके पास इलेक्टोरल बॉन्ड्स से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सारी जानकारी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दे दी है। और इलेक्शन कमीशन ये सारी जानकारी अपनी वेबसाइट के थ्रू पब्लिश करेगा ताकि सभी पब्लिक वो सारी जानकारी जान सके। तो ये पूरा केस है अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड का। अच्छा, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में कई लोग इसके पक्ष में बहुत सारी चीजें बोलते हैं, कई लोग इसके विपक्ष के बारे में बहुत सारी बोलते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में अपना वर्डिक्ट दे दिया। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जिस उद्देश्य के साथ लाया गया था कि पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी आएगी, अगर वो ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रही है तो इलेक्टोरल बॉन्ड का अल्टरनेटिव क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज कैश में ले लेती थी चंदा। कैश में कितना भी चंदा ले लो उसका कोई हिसाब ही नहीं। एटलीस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड से ये हो रहा था कि किसने कितना चंदा दिया, किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिल रहा है, इसकी जानकारी मिल रही थी। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अपने आप में परफेक्ट नहीं है, बहुत सारी कमियां थी, लेकिन इसका बेटर अल्टरनेटिव क्या है ये भी अभी तक किसी ने नहीं बताया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को नहीं बता पाया है। अच्छा, भारत में पॉलिटिकल फंडिंग का भी अपना एक इतिहास रहा है, उसको हम किसी दूसरे अपने वीडियो में उसकी भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज यहीं पर हम इस वीडियो को रोकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।
हमें अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।